नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको याद है कि अपन जो चर्चाएं कर रहे थे वो ध्यान रखना, खनिजों को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे हैं। और खनिजों में भी यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ऊर्जा संसाधन को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। और ऊर्जा संसाधन में भी यदि अपन बात करें तो ऊर्जा संसाधन में अपन एक नंबर पे आपको पता हो तो अपन ने कोयले से शुरुआत की है। जो एक नंबर से अपन ने शुरू की है वो कोयला से इसकी शुरुआत की है। यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ने दो भागों में बांटा है इसको, एक परंपरागत स्रोत और एक देखोगे तो गैर परंपरागत स्रोत है। बिल्कुल। और अपन ने जो एक नंबर पे शुरू किया हुआ है वो परंपरागत स्रोत। और परंपरागत स्रोत में भी यदि आपको याद हो तो अपन ने एक नंबर पे जो शुरू किया हुआ है वो एक नंबर पे अपन ने शुरू किया है कोयला। इसी को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे थे पिछले वीडियो में, आपको याद आ रहा होगा। बिल्कुल। जो पिछले वीडियो में थे वो तो आपने वास्तव में बहुत जबरदस्त आंसर दिए हैं उन चीजों के। और कोशिश करें कि आज भी आप इन चीजों के आंसर अच्छे से देते रहें। बिल्कुल। अब अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो ध्यान रखना, कोयले को तो देखोगे तो अपना दी एंड है और इसके बाद देखोगे तो अगला अपन एक शुरू करते हैं। ठीक है। कोयले में यदि आपको याद आ रहा हो तो अपन ने उत्पादन को लेके चर्चाएं की थी। तो एक नंबर पे अपन ने बीकानेर लिखा था, फिर बीकानेर की कुछ खानें थी, फिर अपन ने देखोगे तो बाड़मेर लिखा था, फिर नागौर लिखा था। और इसी क्रम में आपको याद आ रहा हो तो कोयले में अपन ने जो किया था वो तापीय विद्युत उत्पादन को लेके अपन ने चर्चाएं की थी कि कौन कौन सी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। और आपको याद आ रहा हो तो अपन ने लिखा था 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट से अधिक जहां उत्पादन होता है उसको सुपर थर्मल पावर प्लांट का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल। इसी क्रम में यदि अपन आगे चले तो ध्यान रखना, अपने यहाँ देखोगे तो तापीय विद्युत के उत्पादन को लेके अपन से प्रश्न पूछता है कि अपने राजस्थान में कुल तापीय विद्युत का उत्पादन कितना हुआ है। यदि पिछली आर्थिक समीक्षा में आपने पढ़ा हो तो कुछ अलग था, अब की बार की आर्थिक समीक्षा में कुछ अलग आया है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि भाई ज्योग्राफी की जो क्लासें आपने पढ़ा भी है तो आप कंटिन्यू इन क्लासों को देखते रहें, क्योंकि पिछली आर्थिक समीक्षा और अब की आर्थिक समीक्षा में परिवर्तन आया है। पिछली आर्थिक समीक्षा में यदि अपन ने उत्पादन को लेके चर्चाएं की हैं तो आपको याद भी आ रहा होगा, पिछली आर्थिक समीक्षा में अपन ने कुल उत्पादन लिखा था 7277.35 मेगावाट। ये पिछली आर्थिक समीक्षा में लिखा था, आपके नोट्सों में भी इंक्लूड होंगी ये चीजें। और जो स्टार्टिंग में पढ़ रहा है वो भी इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखें। लेकिन ये पिछली आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है। अब जो नई आर्थिक समीक्षा आई है, यानी आप ये कह सकते हो जो नए आंकड़े के अकॉर्डिंग है, वो अपने राजस्थान में अब वर्तमान में उत्पादन हुआ है 8380.46 मेगावाट। अब आप इनको अच्छे से समझ लें। पिछली आर्थिक समीक्षा और अब की आर्थिक समीक्षा में अंतर आया है। पिछली आर्थिक समीक्षा में ये उत्पादन था 7277.35 मेगावाट। लेकिन अब ध्यान रखना, अब नई आर्थिक समीक्षा में ये जो जारी हुआ है, ये ध्यान रखना कितना जारी हुआ है, 8380.46 मेगावाट। आप ये कह सकते हो कि पिछली आर्थिक समीक्षा में और अब की आर्थिक समीक्षा में ताप विद्युत में देखोगे तो राजस्थान में बढ़ोतरी हासिल की है अपन ने। अब ये भी ध्यान रखना, जो आंकड़े हैं ये भी दो तरीके से जारी होते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये भी दो तरीके से जारी होते हैं, आप दोनों तरीके से ध्यान रखें। भाई एक तो अपने राजस्थान का खुद का, जो राजस्थान ने स्वयं ने उत्पादित किया है, और एक वो जो राजस्थान में अपने भारत का राजस्थान को कितना प्रतिशत मिला है। ये दो चीजें अपन से पूछता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान ने जो स्वयं उत्पादन किया है
वो तो ध्यान रखना उत्पादन किया है 6510 मेगावाट। अपने राजस्थान में स्वयं जो राज्य सरकार ने उत्पादित किया है वो 6510 मेगावाट है। और अपने जो केंद्र सरकार से उत्पादित में जो राजस्थान को मिला है वो ध्यान रखना यहां से मिला है 1870.46 मेगावाट। ये राज्य सरकार में उत्पादन का राजस्थान का हिस्सा है। तो यहां देखोगे तो राजस्थान को कितना मिला है केंद्र से 1870.46 मेगावाट। अपने राजस्थान में उत्पादन हुआ है 6510 मेगावाट। और जब इनको टोटल जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 8380.46 मेगावाट। आप अपने नोट्सों में इनको मेंशन कर लें, आप अच्छे तरीके से एक बार देख लें और जो भी इसमें परिवर्तन हुआ है आप अपने नोट्सों में इसको कर लें। और नोट्स आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आपके पास नोट्स आए तो आप इनको अच्छे तरीके से इंक्लूड कर सकें। बिल्कुल आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, तो इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखना अपन बात कर रहे थे कोयले की और कोयले में कुल ताप विद्युत उत्पादन को लेके अपन ने चर्चाएं की हैं। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। एक नंबर पे आपको याद आ रहा हो तो अपन ने कोयला पढ़ा है, ठीक है। इसी क्रम में यदि आप 2 नंबर पे देखें तो इसी क्रम में ध्यान रखना 2 नंबर पे जो अपन ले रहे हैं वो 2 नंबर पे अपन ले रहे हैं पेट्रोलियम। इसी क्रम में यदि अपन 2 नंबर पे चर्चाएं कर रहे हैं तो ध्यान रखना 2 नंबर पे अपन चर्चाएं कर रहे हैं पेट्रोलियम को लेके। और पेट्रोलियम में ध्यान रखना भाई अपने राजस्थान में कहां कहां उत्पादन होता है, किस किस तरीके से उत्पादन किया गया है। लेकिन पेट्रोलियम की यदि बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, स्टार्टिंग में अपन कुछ अलग से चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, आप उन चीजों को ध्यान दें। या तो आप नोट्सों में मेंशन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ अलग से चर्चाएं कर रहे हैं। अपने राजस्थान में पेट्रोलियम की यदि चर्चाएं करें तो अपन इसकी शुरुआत से चर्चाएं करना चाह रहे हैं कि भाई अपने राजस्थान में कब कब पेट्रोलियम का उत्पादन है, कब कब अनुमान लगाया गया, उस चीजों को लेके अपन चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने राजस्थान में ध्यान रखना, पहले आप अच्छे तरीके से समझ लें, अपने राजस्थान में सबसे पहले एक समय आया था 1932। सबसे पहले समय आया था 1932। और 1932 में यदि आप देखें तो ध्यान रखना एक सर्वे हुआ था जियोलॉजिकल। ध्यान रखें आप पहले अच्छे से देख लें, अपने यहाँ एक सर्वे हुआ था जियोलॉजिकल। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे का नाम दिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अपने यहाँ एक सर्वे किया गया और ध्यान रखना इसका नाम दिया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष बनाया गया था, यदि इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था A.M. हेरोन। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो A.M. हेरोन को बनाया गया। और शायद A.M. हेरोन याद आते आपको याद भी आ रहा होगा कि अपने राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन किया था वो भी ध्यान रखना किस व्यक्ति ने किया था, A.M. हेरोन ने। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी कौन थे, A.M. हेरोन ने। और A.M. हेरोन ने सबसे पहले ध्यान रखना नागौर, और नागौर में एक स्थान पड़ता है आपने सुना हो तो जायल। नागौर के जायल में सबसे पहले ध्यान रखना मुख्य रूप से पत्थरों में केरोसिन का उन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ कहीं ना कहीं राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार हो सकते हैं। ये सबसे पहले अनुमान लगाया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में।
इसके अध्यक्ष थे एएम हैरोन। सबसे पहले नागौर के जायल में इन्होंने पेट्रोलियम होने का अनुमान लगाया था, लेकिन इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसी क्रम में यदि देखें तो इसी क्रम में देखते हो तो आप समय आया था 1954, और 1954 में ONGCL 1954 में आप देखें तो ONGCL कंपनी ने भी राजस्थान में पेट्रोलियम होने का दावा पेश किया था, और ये दावा पेश इन्होंने कब किया था? 1954 में। इसी क्रम में आप देखें तो फिर 1983 में और इंडियन ऑयल, आपने नाम सुना होगा। 1983 में देखें तो इंडियन ऑयल, जो इंडियन ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल कंपनी ने मुख्य रूप से देखोगे तो यहाँ मुख्य रूप से पेट्रोलियम की खोज का कार्य शुरू किया, लेकिन इनको भी ज्यादा यहाँ उस टाइम सफलता नहीं मिल पाई थी। उसके बाद यदि देखें तो समय था 2001, और 2001 में आपने एक कंपनी का नाम सुना हो, केयर्न एनर्जी। केयर्न एनर्जी कंपनी जो स्कॉटलैंड की है। 2001 में केयर्न एनर्जी ने भी अपने राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार को खोजना शुरू किया, और इसी क्रम में यदि चलें तो फिर समय आया था 2009, और 2009 में राजस्थान में पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू कर दिया गया था। और 2009 में जो पहला तेल का कुआं खोजा गया था, वो पहला तेल का कुआं खोजा गया था मंगला फर्स्ट। अपने राजस्थान में जो पहला तेल का कुआं खोजा गया था वो मंगला फर्स्ट खोजा गया था, और ये 2009 में यहां से देखोगे तो उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। अब आप एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ मुख्य रूप से अपन ने पेट्रोलियम के थोड़े से इतिहास के बारे में चर्चाएं की हैं कि भाई पेट्रोलियम का किस किस तरीके से अपने यहाँ उत्पादन हुआ था। आप इस तरीके से इसको देखें और एक बार आप समझने की कोशिश करें। कुछ चीजें आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें। हाँ बिल्कुल, ये आप चाहें तो इसका नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल, इंडियन ऑयल लिमिटेड या ऑयल इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल इसको आप लिख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसको आप ऑयल इंडिया लिमिटेड भी कह सकते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल आप समझ लें, एक बार अच्छे से क्लियर कर लें। आप आराम से पढ़ें, एक एक चीज को आप बिल्कुल समझ समझ के पढ़ें। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप आराम से पढ़ते जाएं, एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लें। हाँ, केयर्न एनर्जी बिल्कुल स्कॉटलैंड की कंपनी है। ये केयर्न एनर्जी स्कॉटलैंड की है, बिल्कुल ठीक है। चलें इसी क्रम में आगे एक बार और अच्छे से समझे आप इन चीजों को। अपन जो बात कर रहे हैं वो ध्यान रखना, अपन राजस्थान में पेट्रोलियम को लेके बात कर रहे हैं। और पेट्रोलियम में देखोगे तो सबसे पहले समय था 1932, और 1932 में एक सर्वे करवाया गया जिसका नाम क्या दिया गया भाई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो अध्यक्ष थे वो थे एएम हैरोन। और एएम हैरोन ने सबसे पहले अपने राजस्थान के नागौर जिले के जायल क्षेत्र में पेट्रोलियम होने का मुख्य रूप से अनुमान लगाया गया था। ठीक है, इसी क्रम में 1954 में देखोगे तो ONGCL कंपनी ने भी यहाँ पेट्रोलियम का अनुमान लगाने की कोशिश की। उसके बाद 1983 में देखें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, 1983 में यदि देखें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ खोज का कार्य किया। 2001 में यदि देखें तो केयर्न एनर्जी,
2001 में यदि देखें तो केयर्न एनर्जी ने यहाँ उत्पादन शुरू किया, और उसी क्रम में आप देखोगे तो अपने राजस्थान में जो पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ वो 2009 में शुरू हुआ, और अपने राजस्थान में जो पहला तेल का कुआं खोजा गया उसका नाम रखा गया मंगला फर्स्ट। बिल्कुल। और मंगला फर्स्ट की बात करें यदि वर्तमान में, तो वर्तमान में मंगला फर्स्ट से यहाँ उत्पादन नहीं होता है। मंगला फर्स्ट को वर्तमान में पर्यटन का दर्जा दे दिया गया है, यहाँ से वर्तमान में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। जबकि अपने राजस्थान में पेट्रोलियम का खोजा गया पहला तेल का कुआं है मंगला फर्स्ट। बिल्कुल, आप समझ लें इनको अच्छे तरीके से। इसी क्रम में अपन पेट्रोलियम को लेके आगे चर्चाएं करते हैं। देख लें आप एक बार अच्छे से। सबसे पहले जो समय था वो 1932 था, फिर 1954, फिर 1983, फिर 2001, और फिर अपने यहाँ जो उत्पादन शुरू हुआ वो 2009 में राजस्थान में पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू किया गया था, मुख्य रूप से यदि बात करें। ठीक है, यदि पेट्रोलियम को लेके ही अपन चर्चाएं करें तो अपने राजस्थान में पेट्रोलियम को देखोगे तो बेसिन के रूप में बांटा गया है, और मुख्य रूप से ध्यान रखना, थोड़ा सा बात पे ध्यान देना, राजस्थान में मुख्य रूप से तो पेट्रोलियम के दो ही बेसिन हैं, एक बाड़मेर सांचौर बेसिन है और एक नागौर बीकानेर बेसिन है। लेकिन अपने राजस्थान में यदि डिवाइडेशन की बात करें तो अपने राजस्थान में पेट्रोलियम के बेसिन को 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि अपने राजस्थान में देखोगे तो दो ही मुख्य बेसिन हैं, लेकिन यदि डिवाइडेशन की बात करें तो फिर ये 4 हैं। देखें आप, अपने राजस्थान में अपन पेट्रोलियम को ध्यान रखना एक बेसिन के रूप में बांट रहे हैं, और मैंने कहा है मुख्य रूप से तो राजस्थान में दो ही बेसिन हैं, लेकिन ये ध्यान रखें आप कि डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं अपन एक एक करके। बिल्कुल समझे। बेसिन की यदि अपन बात करें तो अपने राजस्थान में इस तरीके से 4 बेसिनों में बांटा गया है राजस्थान को, और 4 बेसिन कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे तो आप देखें तो 1 नंबर पे तो अपने राजस्थान में पड़ता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। जो 1 नंबर पे अपने यहाँ बेसिन है उस बेसिन का नाम है, ध्यान रखना, बाड़मेर सांचौर बेसिन। 1 नंबर पे है बाड़मेर सांचौर बेसिन। और इसी क्रम में यदि नंबर 2 पे अपन देखें तो नंबर 2 पे ध्यान रखना यहाँ पड़ता है बीकानेर नागौर बेसिन। 2 नंबर पे जो है अपने यहाँ वो ध्यान रखना बीकानेर नागौर बेसिन। 2 नंबर पे है बीकानेर नागौर बेसिन। और इसी क्रम में यदि नंबर 3 पे आप देखें तो नंबर 3 पे अपने यहाँ पड़ता है, और 3 नंबर पे है जैसलमेर बेसिन। जो 3 नंबर पे अपने हैं यहाँ वो जैसलमेर बेसिन है। और इसी क्रम में यदि 4 नंबर पे आप देखें तो 4 नंबर पे अपने राजस्थान में है हाड़ौती बेसिन। 4 नंबर पे अपने राजस्थान में है हाड़ौती बेसिन। और मुख्य रूप से मैंने कहा है उत्पादन को लेके चर्चाएं करें तो मुख्य तो दो ही बेसिन हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन। लेकिन मैंने कहा है डिवाइडेशन के अनुसार इनके 4 भाग हैं, एक जैसलमेर बेसिन है और एक हाड़ौती बेसिन है। ये अपने राजस्थान में 4 डिवाइडेशन के रूप में हैं। बिल्कुल, आप देख लें एक बार, इसको अच्छे से समझ लें आप। हाँ, एक बार अच्छे से देख लें, अगर उधर दिखाई दे रहा है आपको क्लियर रूप से पूरा, ठीक है, आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, यहां तक का आपको आराम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डिवाइडेशन है राजस्थान में। मुख्य रूप से देखोगे तो ये 4 बेसिन हैं। आप नोट करना चाहें इनको नोट कर लें, नोट करना चाहें नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें
इसी क्रम में अपन आगे चलें तो ध्यान रखना एक एक बेसिन को अपन को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि कौन कौन से बेसिन में कौन कौन से तेल के कुएं हैं। आप उन चीजों को अच्छे से ध्यान रखें। अपने राजस्थान में यदि अपन बात करें तो 1 नंबर का जो बेसिन अपन पढ़ना शुरू करेंगे यहां से, तो वो 1 नंबर का बेसिन अपन शुरू करेंगे। और कौन सा बेसिन शुरू करेंगे भाई? बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन को लेके अपन चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल बहुत सारे जो नए आज ही जुड़े हैं, बिल्कुल सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जो आज भी जुड़े हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। पिछले जो वीडियो हैं ये टॉपिक अपने सारे हो चुके हैं इससे पहले के, वो आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लें आराम से। और आगे की जो वीडियो है वो मेरे साथ साथ आप चलते रहें अच्छे से। आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि यहाँ खड़ा होके सबसे बात करना उचित नहीं है, क्योंकि फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जो भी है कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दें, मैं सारे देख लेता हूं। ठीक है, अब देखें बाड़मेर सांचौर बेसिन की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना इसमें कुछ प्रसिद्ध तेल के कुएं हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कुछ प्रसिद्ध तेल के कुएं हैं। और प्रसिद्ध तेल के कुएं में यदि अपन बात करें तो यहां देखोगे तो एक तो तेल का कुआं है और इसका नाम है मंगला फर्स्ट। जो एक तेल का कुआं है ये मंगला फर्स्ट है यहाँ। और इसी क्रम में देखें तो मंगला के बाद देखोगे तो कुछ तेल के कुओं का क्रम आता है अपने सामने। जैसे मंगला है, मंगला के बाद आप देखें तो एक शक्ति है, शक्ति के बाद यदि आप देखें तो यहाँ एक विजया है, विजया के बाद भी यदि आप देखें तो एक यहाँ देखोगे तो भाग्यम है, भाग्यम के बाद भी यदि अपन बात करें तो यहाँ देखो तो एक सरस्वती है, यही सरस्वती है। यही देखोगे तो एक तेल का कुआं ऐश्वर्या है, यही एक तेल का कुआं मुख्य रूप से ऐश्वर्या है। और यही देखेंगे तो आप तेल का कुआं एक पड़ता है और इसका नाम पद्मा है। और पद्मा के बाद भी अपन बात करें तो इसी क्रम में देखोगे तो यहाँ तेल का कुआं एक और भी पड़ता है और इस तेल के कुएं का नाम है शहीद तुकाराम। ये तेल के कुएं ध्यान रखना जो सारे के सारे तेल के कुएं हैं, ये सब के सब तेल के कुएं एक ही जिले में पड़ते हैं। आप बताने की कोशिश करें ये सारे जिले किस, ये सारे के सारे तेल के कुएं किस जिले में हैं, बताएं। बड़ा ही सिंपल सा है, बिल्कुल बाड़मेर। सारे के सारे तेल के कुएं बिल्कुल बाड़मेर में ही हैं। ये जो सारे के सारे तेल के कुएं हैं ये ध्यान रखना बाड़मेर जिले में हैं। अब समझे आप, राजस्थान के जो बाड़मेर जिले में तेल के कुएं हैं वो कौन कौन से हैं देखें। मंगला, शक्ति, विजया, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या, पद्मा, शहीद तुकाराम। इनमें से यदि कोई भी तेल का कुआं पूछे तो अपने यहाँ राइट ऑप्शन होगा बाड़मेर। लेकिन अपन ध्यान रखना जो बेसिन पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना कौन सा बेसिन पढ़ रहे हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन। और इसी क्रम में देखोगे तो अलग से एक तेल क्षेत्र आता है यहाँ और वो है झाब। अलग से यहाँ देखोगे तो एक तेल क्षेत्र आता है झाब। अब बताएं आप झाब तेल क्षेत्र कहाँ है, कोशिश करें आंसर देने की। झाब तेल क्षेत्र कहाँ है? हाँ, कमेंट्स बॉक्स में आप अपने आंसर लिखते हैं सभी। झाब तेल क्षेत्र कहाँ है? बिल्कुल देखो यहाँ जब सिंपल रूप से सांचौर आ रहा है तो जैसा आपने बताया भी है, बिल्कुल झाब जो तेल क्षेत्र है वो ध्यान रखना जालोर में है। जो झाब तेल क्षेत्र है वो अलग से जालोर में है। जबकि यहाँ देखोगे तो अधिकांश जो अपने राजस्थान में कुएं हैं वो ध्यान रखना बाड़मेर में हैं। और एक चीज और ध्यान रख लेना, अपने राजस्थान में यदि सर्वाधिक, अपने राजस्थान में यदि सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कोई जिला करता है तो वो जिला भी बाड़मेर है।
सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम का उत्पादन करता है वो बाड़मेर जिला करता है। बिल्कुल क्लियर है क्या? यहां तक आराम से देख लें, आके एक बार इसको अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लें, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्लियर करते हुए चलें आप। और जैसा कि आपने बताया भी था कि क्लास में क्लियर हो जाती हैं ये चीजें, तो और भी अच्छे से कोशिश करें कि और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। हालांकि लगातार आपके लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। आप इन सभी वीडियो को शेयर भी करें ताकि अच्छे से लाभ मिल सके पूरे राजस्थान को। बिल्कुल आप शेयर भी करते रहें इनको। हाँ, ज्योग्राफी की जो भी क्लासें हैं वो ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल रूप से और इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई जो भी हार्ड लैंग्वेज हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूं कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। क्योंकि जितना समय आप दे रहे हैं उस समय का अच्छे से आपको उपयोग होना चाहिए, वो समय काम आना चाहिए आपके अच्छे से। बिल्कुल क्लियर हुआ यहाँ तक की स्थिति? इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। देखें आप, इसी क्रम में 2 नंबर पे अपन चलें। तो आप ये बताएं 2 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आया था, अभी आपको याद आ रहा हो? 2 नंबर पे बिल्कुल क्लियर सी स्थिति है। 2 नंबर पे जो अपन ने लिखा था वो ध्यान रखना। 2 नंबर पे अपन ने लिखा था, आपको याद आ रहा हो अभी, अपन ने 2 नंबर पे लिखा था बीकानेर नागौर बेसिन। इसी क्रम में अपन ने 2 नंबर पे लिखा है बीकानेर नागौर बेसिन। और बीकानेर नागौर बेसिन में यदि तेल के कुएं की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ एक तेल का कुआं पड़ता है और इस तेल के कुएं का नाम है बाघेवाला। जो इस क्षेत्र में एक तेल का कुआं है वो बाघेवाला है। बताएं आप, बाघेवाला तेल का कुआं किस जिले में है? बीकानेर नागौर बेसिन की चर्चाएं कर रहे हैं अपन, और अपन ने चर्चा की है बाघेवाला। मुख्य रूप से बताएं बाघेवाला कहाँ है? बिल्कुल मुख्य रूप से देखोगे तो बाघेवाला जो तेल का कुआं है ये ध्यान रखना मुख्य रूप से बीकानेर में पड़ता है। और इसी क्रम में यहाँ जो नवीनतम तेल का कुआं जो खोजा गया है वो पूनम है। इसी क्षेत्र में देखोगे तो एक तेल का कुआं है पूनम, और मुख्य रूप से यदि पूनम की बात करें तो ये भी बीकानेर में ही है मुख्य रूप से देखें। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, अपने राजस्थान में खोजा गया यानी बीकानेर और नागौर बेसिन में जो खोजा गया नवीनतम जो तेल का कुआं है, बीकानेर नागौर बेसिन में खोजा गया नवीनतम तेल का कुआं है पूनम। और ये तेल का कुआं ध्यान रखना किसने खोजा है? ये तेल का कुआं खोजा है ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो ये तेल का कुआं खोजा है ये ध्यान रखना ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा खोजा गया है। जो बीकानेर और नागौर बेसिन में खोजा गया नवीनतम तेल का कुआं है। हालांकि अपने राजस्थान का भी, संपूर्ण राजस्थान का देखें तो भी ये खोजा गया नवीनतम तेल का कुआं है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया है। आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। तो सेकंड नंबर पे जो अपन ने पढ़ा है वो बीकानेर नागौर बेसिन को लेके चर्चाएं की हैं। बाघेवाला जो बीकानेर में है, नवीनतम तेल का कुआं पूनम है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया है। इनके क्षेत्रों के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल अपन क्षेत्रों के बारे में चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, कि भाई बाड़मेर जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं पेट्रोलियम के, उसको लेके भी चर्चाएं करेंगे बिल्कुल अपन। लेकिन आप जो पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप एक बार अच्छे तरीके से समझते हुए चलें। हालांकि पूरा क्लियर रूप से ही करवाऊंगा, आपको कोई चीजें छोड़ेंगे नहीं अपन, एक एक चीज को अपन कंप्लीट रूप से ही पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन क्लियर रूप से पढ़ते चलें सभी चीजों को। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति? ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं।
तो इसी क्रम में यदि आगे चले तो 3 नंबर पे यदि देखें, तो 3 नंबर पे यदि आप देखोगे तो इसी क्रम में आता है 3 नंबर पे अपने यहां, और 3 नंबर पे आता है जैसलमेर बेसिन। यदि 3 नंबर पे बात करें तो जैसलमेर बेसिन है, और जैसलमेर बेसिन में जो तेल का कुआं खोजा गया है, ध्यान रखना, वो यहाँ जो तेल का कुआं खोजा गया है वो तेल का कुआं है सादे वाला। जो जैसलमेर बेसिन में खोजा गया तेल का कुआं सादे वाला है, और सादे वाला जो तेल का कुआं पड़ता है वो जैसलमेर में पड़ता है। बिल्कुल, यदि नोट्सों में कुछ इंक्लूड करना है तो आप कर लें, बिल्कुल आप इंक्लूड कर लें उन चीजों को, क्योंकि ये जैसलमेर बेसिन में लिया है अपन ने सादे वाला को। जब अपन केवल 2 ही बेसिन पढ़ते हैं तो इसको फिर अपन मुख्य रूप से बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, और अलग से आप देखें तो फिर सादे वाला जैसलमेर बेसिन में, जबकि ये ध्यान रखें आप कि सादे वाला जो तेल का कुआं है वो जैसलमेर में है, ये ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से। और इसी क्रम में 4 नंबर पे आपको पता हो तो अपने हाड़ौती बेसिन आता है, लेकिन हाड़ौती बेसिन में यदि बात करें तो मुख्य रूप से कोई प्रसिद्ध तेल का कुआं वहां नहीं है, वो तो केवल नाम के रूप में ध्यान रख लें कि हाँ हाड़ौती बेसिन भी अपने पेट्रोलियम का एक बेसिन है, हालांकि उत्पादन को लेके अभी वहां कोई चर्चाएं नहीं है। क्लियर का है यहां तक आराम से। इसी क्रम में यदि अपन पेट्रोलियम को लेके ही चर्चाएं करें तो अपने राजस्थान की यदि अपन बात करें, अपन बात कर रहे हैं अपने राजस्थान की, तो मेरे को तो ये बता दो एक छोटा सा आंसर बस, अपने राजस्थान का पेट्रोलियम उत्पादन में राज्यों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान का पेट्रोलियम उत्पादन में राज्यों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? आप अपने आंसर बताएं। ऑप्शन की चर्चाएं करें तो आप ध्यान रखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि ऑप्शन की लेके चर्चाएं करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताएं कौन सा है। कोशिश करें आप। प्रश्न को दोबारा ध्यान से सुन लेना। पेट्रोलियम उत्पादन में राज्यों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? आप अपने आंसर रखें, सभी अपने आंसर रखें आप। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना जो आपके आंसर हैं भाई। राजस्थान का यदि राज्यों की दृष्टि से देखोगे तो पेट्रोलियम उत्पादन में अपने राजस्थान का पहला स्थान है, लेकिन राज्यों की दृष्टि से है। और अपने राजस्थान में यदि भारत के कुल उत्पादन का देखें तो 22.67% होता है। भारत के कुल उत्पादन का जो राजस्थान में होता है वो ध्यान रखना कितना होता है, 22.67% होता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ नोट डाल के मैं लिख रहा हूं, अपने यदि भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है अपतटीय क्षेत्रों में। अपने भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन अपतटीय क्षेत्रों में होता है, जिसको ध्यान रखना अपतटीय क्षेत्र जिसको बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। अपतटीय क्षेत्र जिसको बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है, यहाँ देखोगे तो कुल पेट्रोलियम का लगभग आप देखें तो लगभग देखोगे तो 52% के आसपास है। यानी लगभग की बात करें तो 52% के आसपास यहाँ है। तो वैसे तो भारत में देखें तो अपतटीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है, जिसको बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि स्पेशल राज्यों की बात करें तो राज्यों में फिर अपने राजस्थान का देखोगे तो पहला स्थान है। जो भारत के कुल उत्पादन की बात करें तो 22.67% अपने राजस्थान से उत्पादित होता है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक की स्थिति। देख लें आप एक बार अच्छे से।
फिर इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे हैं पेट्रोलियम को लेके, चर्चाएं कर रहे हैं अपने राजस्थान में, और इस तरह से अपन ने कुछ चर्चाएं की हैं राजस्थान में पेट्रोलियम को लेके। इसी क्रम में अपन आगे चलें तो ध्यान रखना, यदि पेट्रोलियम की अपन चर्चाएं करें तो अपना राजस्थान मुख्य रूप से समझना, अपने राजस्थान में रिफाइनरी लगाई गई है। मुख्य रूप से आप समझें, अपने राजस्थान में ध्यान रखना रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। अपने राजस्थान में ध्यान रखना रिफाइनरी स्थापित की जा रही है, और रिफाइनरी स्थापित करने वाला अपना राजस्थान। ध्यान रखना अपने राजस्थान की यदि बात करें तो रिफाइनरी की बात करें तो अपना राजस्थान कौन सा राज्य है जहां रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, और ये देश की कौन सी रिफाइनरी होगी। आप कोशिश करें, आप कौन सी रिफाइनरी लगाई जाएगी भारत के संदर्भ में यदि चर्चाएं करें तो ध्यान रखना रिफाइनरी की यदि बात करें तो अपने यहां देखोगे तो ये 15वीं रिफाइनरी लगाई जाएगी, और राजस्थान ध्यान रखना 26वां राज्य होगा जहां ये रिफाइनरी लगाई जाएगी। तो ये रिफाइनरी के रूप में आप 15 और 26 को ध्यान रखें। यहां देखोगे तो 15वीं रिफाइनरी है, और देखोगे तो अपना राजस्थान 26वां राज्य है। 15वां राज्य है, 26वीं रिफाइनरी, बिल्कुल। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें, यदि पेट्रोलियम में इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तो ध्यान रखना मुख्य रूप से, भाई लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ लेना। अपने राजस्थान में नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार 103 नवीनतम तेल के कुएं खोजे जा चुके हैं। अपने राजस्थान में 103 नवीनतम तेल के कुएं अब तक देखोगे तो खोजे जा चुके हैं। ये नई आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है। तो अब तक जो अपन ने चर्चाएं की हैं, ये ध्यान रखना पेट्रोलियम को लेके अपन ने चर्चाएं की हैं, और बिल्कुल ही पेट्रोलियम एक इजी रूप में है, कोई इनमें ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। और कोई भी प्रश्न आता है तो आराम से इजी रूप से आप उसको सही भी कर सकते हैं, बिल्कुल। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो इसी क्रम में यदि अपन आगे चलते हैं तो अपने यहाँ देखोगे तो फिर आता है प्राकृतिक गैस। यदि इसी क्रम में आगे चलें तो फिर अपने यहाँ प्राकृतिक गैस को लेके चर्चाएं होती हैं। तो प्राकृतिक गैस की यदि अपन बात करें तो मेरे को आप ये बता दें, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन सा जिला करता है। आप तो सिंपल सा प्रश्न बताएं, राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन सा जिला करता है, सिंपल सा बताएं। हाँ, प्राकृतिक गैस, क्योंकि पेट्रोलियम को लेके चर्चाएं की थी तो बाड़मेर पेट्रोलियम में पहला स्थान है, लेकिन अब अपन प्राकृतिक गैस को लेके चर्चाएं कर रहे हैं। प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा किस जिले में, बिल्कुल अपने आंसर रखें आप सभी। हाँ, यदि बात करें तो प्राकृतिक गैस का अपने राजस्थान में जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो जैसलमेर जिला करता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जैसलमेर जिला करता है, ठीक है। लेकिन अपने राजस्थान में ध्यान रखना जो जैसलमेर जिला है, इस जैसलमेर जिले में देखोगे तो कुछ ध्यान रखना प्राकृतिक गैस के कुछ क्षेत्र हैं। अपने जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस के कुछ क्षेत्र हैं। बताएं आप कौन कौन से क्षेत्र हैं जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के कौन कौन से क्षेत्र हैं, दो चारों के नाम बताएं आप। हाँ, कोशिश करते रहें, आप बताते रहें, और बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव रहें आप क्लासों में। जो क्लास ले रहे हैं आप एक्टिव तरीके से क्लासें लें, जो आंसर है आप उनको जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें आप।
बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल जैसा भी है भाई, तनोट है, घोटारू है, कमली ताल है, डांडे वाला है, मनहर टीबा है। बिल्कुल ध्यान रखना, जैसलमेर जिले में जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं उसमें ध्यान रखना, एक तो यहाँ आता है और एक प्राकृतिक गैस है घोटारू। एक तो मुख्य रूप से है घोटारू, और घोटारू के बाद जो एक आता है यहाँ, उसका नाम है तनोट। एक घोटारू है, एक तनोट है। इसी क्रम में देखें तो एक आता है कमली ताल। इसी क्रम में 1 नंबर पे कमली ताल आता है, 3 नंबर पे। इसी क्रम में देखें तो इसी क्रम में आता है डांडे वाला। इसी क्रम में डांडे वाला आता है। और इसी क्रम में यदि आप देखें तो इसी क्रम में देखोगे तो एक आता है मनहर टीबा। इसी क्रम में आप एक देखोगे तो आता है मनहर टिब्बा। ये अपने राजस्थान में ध्यान रखना प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं, और ये सारे के सारे क्षेत्र देखोगे तो जैसलमेर में हैं। जैसलमेर में कौन कौन से हैं? घोटारू, तनोट, कमलीताल, डांडेवाला और मनहर टीबा। लेकिन एक मैं अलग से लिख रहा हूं, यहां ध्यान रखना, एक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में है, और बाड़मेर में जो गैस क्षेत्र है वो रागेश्वरी है। ये रागेश्वरी गैस क्षेत्र है जो बाड़मेर में है, ये विशेष ध्यान रखना। रागेश्वरी एक गैस का क्षेत्र है जो बाड़मेर में है, और बाकी सारे के सारे गैस के क्षेत्र हैं जो जैसलमेर में हैं। अब जैसलमेर में कौन कौन से आपने अच्छे से देखा है? घोटारू, तनोट, कमलीताल, डांडेवाला और मनहर टीबा। लेकिन अपने ध्यान रखना, इसी क्रम में यदि आप देखें तो अपने राजस्थान में ध्यान रखना कुछ गैस की परियोजनाएं हैं। अपने राजस्थान में गैस की कुछ परियोजनाएं हैं, आपको याद आ रही हो तो गैस को लेके कुछ परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं अपने यहाँ। बिल्कुल समझ ले एक बार अच्छे तरीके से, अपने यहाँ जो गैस परियोजना है वो ध्यान रखना 1 नंबर की है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। बताएं रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना किस जिले में है? रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, हाँ जिले का नाम बताएं। ये रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना किस जिले में है? और जिलों को लेके चर्चाएं करें तो रामगढ़, बिल्कुल जैसा आपने आंसर भी दिया है, ये रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है जैसलमेर की। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना जो जैसलमेर में है। इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे आप देखें तो 2 नंबर पे अपने आती है अंता गैस विद्युत परियोजना। अंता गैस विद्युत परियोजना, बताएं अंता किस जिले की है? अंता गैस विद्युत परियोजना बताएं। अंता गैस विद्युत परियोजना की यदि अपन बात करें तो बिल्कुल ये 12 जिले की है। अंता गैस विद्युत परियोजना 12 जिले में है। और इसी क्रम में यदि 3 नंबर पे अपन देखें तो यहाँ 3 नंबर पे आती है झामर कोठड़ा। 3 नंबर पे आती है झामर कोठड़ा गैस विद्युत परियोजना। बताएं झामर कोठड़ा गैस विद्युत परियोजना किस जिले में है? झामर कोठड़ा गैस विद्युत परियोजना उदयपुर में। बिल्कुल उदयपुरी होगा, राइट ऑप्शन उदयपुरी है बिल्कुल। लेकिन एक चीज आप बताएं, थोड़ा सा ध्यान दें प्रश्न पे, एक चीज आप बताएं, झामर कोठड़ा शब्द आपके सामने पहले भी आया होगा। झामर कोठड़ा शब्द पहले भी आया होगा। यहाँ झामर कोठड़ा में कौन से खनिज का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? जल्दी से आप आंसर बताएं, फास्ट तरीके से आंसर बताएं। झामर कोठड़ा में सबसे ज्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है? जल्दी जल्दी अपने आंसर रखें। कौन सा खनिज का नाम बताना है झामर कोठड़ा में?
बिल्कुल बिल्कुल सही है। झामर कोटला यदि आप देखें तो उदयपुर में है, झामर कोटला उदयपुर में है और बिल्कुल सही है। झामर कोटला में देखोगे तो रॉक फॉस्फेट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। झामर कोटला में रॉक फॉस्फेट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसी क्रम में यदि अपन 4 नंबर पे देखें तो यहाँ एक परियोजना और भी है, कंबाइंड, एक परियोजना है कंबाइंड साइकिल, कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना। बताएं कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना किस जिले की है? कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना, कंबाइंड साइकिल बताएं। कंबाइंड साइकिल ठीक है, सिंपल ही है, ये धौलपुर जिले की है। जो कंबाइंड साइकिल गैस जो परियोजना है ये धौलपुर जिले की है। आप एक बार इसको अच्छे से समझें, आया होगा समझ में कुछ थोड़ा बहुत, एक बार अच्छे से आप इसको देख लें। कुछ नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, एक बार अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें आप सभी। क्लियर है पूरा? आया कुछ समझ में थोड़ा बहुत? ठीक है, नोट कर लें आप इनको अच्छे तरीके से। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं आप इन चीजों को, क्योंकि कुछ पढ़े हुए भी हैं, कुछ पहली बार भी पढ़ रहे हैं। तो जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना इनमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इजी चीजें हैं सब। और मुख्य रूप से आप देखें तो ये बात मैंने पहले भी बताई है और अब भी बता रहा हूं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो वास्तव में ही बहुत इजी है, बहुत इजी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। क्योंकि एक बार पढ़ने से सिंपल रूप से याद हो जाता है, तो बड़ा ही सिंपल सब्जेक्ट है। और इसमें तो जो प्रश्न आते हैं वो एक तरह से गिफ्ट प्रश्न होते हैं। आप एक बार पढ़ लें उसको अच्छे से तो उसमें कोई प्रश्न गलत होने के चांस नहीं होते हैं। बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, बहुत इजी सब्जेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति? ठीक है, आपको याद भी है। देखो आप कोशिश करें पढ़ने की, जो आप पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, कोई चीज हार्ड नहीं होती है, सब बहुत इजी तरीके से याद हो जाती हैं। एक बार आप कोशिश करें पढ़ने की, सब याद हो जाता है आराम से। बिल्कुल इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं तो अपना आता है एक, आपको पता हो तो जल विद्युत, जल विद्युत आता है इसी क्रम में। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन देखें तो अगला जो अपना पॉइंट है वो ध्यान रखना, अपना पॉइंट है जल विद्युत। इसी क्रम में जो अगला पॉइंट है जल विद्युत का पॉइंट आता है कि अपने राजस्थान में जल विद्युत की यदि बात करें तो इसका उत्पादन किस किस तरीके से कितना कितना होता है वो देखें। नंबर 1 पे जो अपन चर्चाएं कर रहे हैं जल विद्युत को लेके, वो जो 1 नंबर पे अपन चर्चा कर रहे हैं वो ध्यान रखना, अपन चर्चा कर रहे हैं चंबल परियोजना को लेके। 1 नंबर पे जो चर्चाएं कर रहे हैं वो चंबल परियोजना को लेके चर्चाएं कर रहे हैं अपन, चंबल परियोजना। ठीक है, मेरे को ये बताएं चंबल परियोजना कौन कौन से राज्यों की परियोजना है? अपन नदी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, नदी की चर्चा अपन नदियों के टॉपिक में ही करेंगे। यहां तो अपन जल विद्युत को लेके चर्चाएं कर रहे हैं बस। बिल्कुल, चंबल परियोजना देखोगे तो 2 राज्यों की परियोजना है। एक तो राज्य है इसमें राजस्थान, और मुख्य रूप से चंबल परियोजना में देखें तो दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। एक राज्य राजस्थान है और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। और दोनों के यदि डिवाइडेशन की बात करें
तो 50% राजस्थान का है और 50% ही देखोगे तो मध्य प्रदेश का है। 50 ही राजस्थान का है और 50 ही मध्य प्रदेश का है। अब ध्यान रखना, इस चंबल परियोजना में यदि अपन बात करें कुल जल विद्युत उत्पादन, कुल जल विद्युत उत्पादन बताएं, आप कोशिश करें चंबल परियोजना से कुल जल विद्युत का कितना उत्पादन होता है। चंबल परियोजना से कुल जल विद्युत उत्पादन बताएं आप। चंबल परियोजना से जल विद्युत की बात कर रहे हैं, कितना होता है। आप जल्दी से अपने आंसर रखें। बिल्कुल खूब अच्छे से आंसर भी दे रहे हैं आप, और सिंपल ही है ये सब। देखें कुल उत्पादन की यदि अपन बात करें तो यहां से कुल उत्पादन होता है 386 मेगावाट। जो कुल उत्पादन होता है चंबल परियोजना से वो 386 मेगावाट होता है। अब 386 मेगावाट में से अपने राजस्थान को कितना मिलता है, क्योंकि ध्यान रखना ये दो भागों में डिवाइडेशन होता है टोटल का। तो यदि इसके दो भाग अपन डिवाइडेड करें यहां से, तो एक तो जो भाग होगा वो अपने राजस्थान का होगा और एक भाग यदि देखें तो मध्य प्रदेश का होगा। और अपने राजस्थान का इस परियोजना से मिलता है 193 मेगावाट और मध्य प्रदेश को भी मिलता है 193 मेगावाट। क्योंकि दोनों राज्यों का देखोगे तो जो प्रतिशत की दृष्टि से है वो प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 50-50% है। तो 386 में से राजस्थान का कितना है, 193 मेगावाट है और मध्य प्रदेश का देखोगे तो 193 मेगावाट है। लेकिन ध्यान रखना और थोड़ा सा यदि इसको अच्छे तरीके से आप देखें तो समझ लें आप, एक बार अच्छे से कोशिश करना समझने की। देखें यहां से इसको इस तरीके से माने और ये आप चंबल नदी को माने इस तरीके से, और चंबल नदी पर देखोगे तो टोटल 4 बांध हैं। भाई चंबल नदी पे देखते हैं तो टोटल 4 बांध हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 4 बांधों में यदि बात करें तो यहां जब शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में इस पर एक बांध है और इस बांध का नाम क्या है भाई, गांधी सागर बांध। जो मध्य प्रदेश में, यानी ये जो बांध पड़ता है गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में है। यदि क्रम से देखें तो यहां अपने राजस्थान में जो इस पर बांध है वो ध्यान रखना राणा प्रताप सागर बांध है। अपने राजस्थान में जो राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। और इसी क्रम में यदि आप देखें तो एक जो बांध आता है वो ध्यान रखना जवाहर सागर बांध आता है। और इसके लास्ट में यदि देखें तो एक बांध आता है कोटा बैराज। इस तरीके से चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में देखोगे तो गांधी सागर बांध है, अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, और कोटा में 2 बांध पड़ते हैं, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ये प्रश्न भी कई बार पूछता है कि उद्गम से मुहाने की ओर बांधों का क्रम या फिर मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का क्रम। तो उद्गम से जो मुहाने की ओर बांधों का क्रम है वो गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज। बिल्कुल यदि दिखने में समस्या है तो अपन ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं। बिल्कुल गांधी सागर बांध की यदि बात करें तो गांधी सागर बांध से जो कुल उत्पादन होता है वो 115 मेगावाट होता है, और राणा प्रताप सागर बांध से ये जो उत्पादन होता है 172 मेगावाट होता है, और जवाहर सागर बांध से जो उत्पादन होता है वो ध्यान रखना उत्पादन 99 मेगावाट होता है। और कोटा बैराज की बात करें तो इस बांध से की जाती है सिंचाई। ये प्रश्न भी आता है चंबल नदी पर बने बांधों में से किस बांध से सिंचाई की जाती है, तो उसमें अपना राइट ऑप्शन होता है कोटा बैराज। यदि जल विद्युत उत्पादन को लेके अपन बात करें तो गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट,
राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट और ज्वार सागर बांध से 99 मेगावाट। और जब इन तीनों को आप जोड़ते हैं तो ध्यान रखना ये टोटल हो जाता है 386 मेगावाट। ये टोटल हो जाता है 386 मेगावाट। कर सकते हैं आप आराम से। ये चंबल परियोजना की बात की जो जल विद्युत को लेके चर्चाएं की हैं। अब चंबल परियोजना पे देखो तो लिफ्ट नहरों की संख्याएं हैं, लेकिन जब चंबल सिंचाई के बारे में अपन बात करते हैं तब लिफ्ट नहरों की चर्चाएं करते हैं। जब अपना टॉपिक आएगा राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं तो अपन चंबल में फिर इसको विस्तृत रूप से और भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल अपन ने जल विद्युत की बात की है। सिंचाई परियोजना को लेके और नदी को लेके अपन ने कोई चर्चाएं नहीं की हैं। बिल्कुल आप देखें, क्योंकि नदी और उनको चर्चाएं कर लेंगे तो फिर अपन वहां क्या पढ़ेंगे नदियों में। इस कारण से जो टॉपिक है केवल उस टॉपिक पर ही रहें, टॉपिक से आउट नहीं जाएं आप, क्योंकि टॉपिक से आउट जाने पर जो चल रहा है वो भी भूल जाते हो। इसलिए जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक पर ही रहें, उस टॉपिक से दाएं बाएं ना हो आप, बिल्कुल भी केवल उस टॉपिक पर ही रहें आप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की स्थिति? आप एक बार और अच्छे से देख लें फिर अपन आगे चलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसी तरीके से आप। क्लियर है? चलें आगे इसी स्थिति में। बिल्कुल, एक नंबर पे जो अपन ने पढ़ी वो चंबल परियोजना को लेके अपन ने चर्चाएं की हैं। बिल्कुल इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। और इसी क्रम में यदि अपन 2 नंबर पे देखें तो इसी क्रम में ध्यान रखना जो 2 नंबर पे अपनी परियोजना आती है वो 2 नंबर पे अपन लिख रहे हैं, और 2 नंबर पे अपनी परियोजना आती है माही परियोजना। जो 2 नंबर पे परियोजना है ध्यान रखना उस परियोजना का नाम है माही परियोजना। मेरे को तो ये बता दें आप, माही परियोजना कौन कौन से राज्यों की परियोजना है? माही परियोजना बिल्कुल दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, माही परियोजना कौन कौन से राज्यों की परियोजना है? माही परियोजना जिल नदी को लेके चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, केवल परियोजना की चर्चा कर रहे हैं बस अपन, वो भी जल विद्युत को लेके। बिल्कुल सही है। ये एक तो इसमें जो राज्य आता है वो राजस्थान है, और राजस्थान के साथ यदि अपन देखें तो एक राज्य इसमें आता है गुजरात। जल विद्युत परियोजना की बात करोगे तो 2 ही राज्य आते हैं, जबकि नदी में देखोगे तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन मध्य प्रदेश जल विद्युत परियोजना में माही में शामिल नहीं है। इसमें यदि डिवाइडेशन की बात करें तो राजस्थान का तो 45% है और गुजरात का देखोगे तो 55% है। राजस्थान का कुल का 45% है और गुजरात का कुल का देखोगे तो 55% है। और इस पर यदि अपन बांध की बात करें तो इस पर एक बांध बना हुआ है, और बांध को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन सा बांध है भाई? माही बजाज सागर बांध। इस पर जो बांध बना हुआ है वो माही बजाज सागर बांध है, और माही बजाज सागर बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। माही बजाज सागर बांध की यदि अपन बात करें तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। इस परियोजना से यदि अपन कुल उत्पादन की बात करें, कुल उत्पादन बताएं भाई, माही परियोजना से कुल कितना जल विद्युत का उत्पादन होता है? बताएं आप, कितना उत्पादन होता है माही परियोजना से जल विद्युत? आंसर रखें, जल्दी जल्दी आंसर रखें आप अपने। माही परियोजना से बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना, यहां से जो उत्पादन होता है
वो ध्यान रखना 140 मेगावाट होता है। जो माही परियोजना से कुल जल विद्युत उत्पादन है वो 140 मेगावाट होता है। लेकिन एक प्रश्न को आप ध्यान से सुने, मैं प्रश्न बोल रहा हूं माही परियोजना से 140 मेगावाट का उत्पादन होता है, राजस्थान को कितना मिलता है? 140 में से राजस्थान को कितना मिलता है वो बताएं आप। तो बिल्कुल कोशिश करें, राजस्थान को कितना मिलता है बताएं आप। 140, बिल्कुल देखें आप, बहुत सही दिया आपने आंसर भी। यहां से यदि अपन देखें तो इस परियोजना का यदि देखें तो 100% जो लाभ मिलता है वो राजस्थान को मिलता है। इस परियोजना का 100% लाभ राजस्थान को मिलता है। तो माही से जितना भी जल विद्युत का उत्पादन होता है वो टोटल अपने राजस्थान को ही मिलता है। बिल्कुल इसी क्रम में यदि अपन नंबर 3 पे चलें तो नंबर 3 पे एक परियोजना आती है भाखड़ा नांगल। 3 नंबर पे यदि देखें तो एक परियोजना आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। 3 नंबर पे परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। बताएं भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से राज्यों की परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से राज्यों की है? बिल्कुल सिंपल सा आपको ध्यान भी है। भाखड़ा नांगल परियोजना में देखें तो एक तो राजस्थान आता है, एक इसी में देखें तो पंजाब आता है, और इसी में आप देखें तो एक राज्य आता है हरियाणा। यानी कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये राज्य आते हैं इसमें। और यदि अपने राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान का इसमें जो हिस्सा है वो 15.2% है। भाखड़ा नांगल में राजस्थान का जो हिस्सा है वो 15.2% है। और अपने राजस्थान को जो इस परियोजना का लाभ मिलता है वो ध्यान रखना 227 मेगावाट के आसपास राजस्थान को मिलता है। यानी भाखड़ा नांगल परियोजना से जो राजस्थान को मिलता है वो ध्यान रखना 227 मेगावाट के आसपास अपने राजस्थान को मिलता है, जो 15.2% है। बिल्कुल इसी क्रम में यदि अपन 4 नंबर पे चलें तो 4 नंबर पे इसी में आती है, आपने सुनी हो तो एक व्यास परियोजना को लेके भी प्रश्न आता है। बिल्कुल व्यास परियोजना को लेके भी प्रश्न आता है। और व्यास परियोजना का देखोगे तो यहाँ अपन देखें तो एक परियोजना आती है व्यास परियोजना, और ये भी मुख्य रूप से 3 राज्यों की है, राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा है। ये भी 3 राज्यों की परियोजना है। और व्यास परियोजना से जो राजस्थान को मिलता है वो ध्यान रखना 422 मेगावाट मिलता है। यानी व्यास परियोजना से जो राजस्थान को मिलता है वो ध्यान रखना 422 मेगावाट मिलता है। उसके बाद एक चीज समझना आप अच्छे से, अपने यदि देखें तो राजस्थान को भाई भारत के संदर्भ में जो चलाई जा रही हैं कुछ जल विद्युत परियोजनाएं, उसका भी अपने राजस्थान को मिलता है। उरी परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है, चमेरा परियोजना है, इस तरह की बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसमें अपने राजस्थान को हिस्सा मिलता है। लेकिन ध्यान रखना जो अपने भारत के संदर्भ में जो परियोजनाएं हैं उसकी चर्चा अपन इंडियन ज्योग्राफी में ही करेंगे, और फिर वहां उन राज्यों का अलग अलग तरीके से अपन डिवाइडेशन करेंगे कि कौन कौन से राज्य को कितना प्रतिशत मिलता है और उसमें से अपने राजस्थान का कितना हिस्सा है। वो अपन इंडियन ज्योग्राफी में उनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि रीट में आपको पता हो तो रीट में स्पेशल टॉपिक ही दिया हुआ है भारत के संदर्भ में परियोजनाएं। रीट में भारत के संदर्भ में परियोजनाएं दी हुई हैं, इसलिए मैंने यहाँ परियोजना की चर्चाएं राजस्थान के संदर्भ में कम की हैं। अपन इन परियोजनाओं की जो चर्चाएं करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में अपन ज्यादा करेंगे, इसलिए अपन ने यहाँ परियोजनाएं कम की हैं। बिल्कुल, लेकिन राजस्थान में जो लगभग मेन हैं उनकी चर्चाएं अपन ने अच्छे तरीके से की हैं।
आप देख ले एक बार अच्छे तरीके से, उसी क्रम में देखोगे तो फिर इसी क्रम में अपन थोड़ा आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति? आप एक बार अच्छे से देख लें आप क्लियर रूप से देख लें, फिर आगे चलते हैं अपन। हालांकि आपको याद भी है, कोई ज्यादा ऐसी समस्याएं हैं भी नहीं, बिल्कुल क्लियर है सिंपल रूप से। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी भी करें और बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीजों को याद करने की कोशिश भी करें। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी भी करते हुए चलें, क्योंकि अब अपन मुख्य रूप से देखोगे तो इसके आगे की जो चर्चाएं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। लेकिन मुझे विश्वास है कि नेक्स्ट क्लास तक जब अपन चर्चाएं करेंगे तब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर रूप से याद हो जाएंगी। जो पहले की अब तक अपन ने टॉपिक पढ़े हैं शायद अच्छे रूप से आपको याद होंगे वो सारे के सारे टॉपिक। शायद बीच में कहीं से प्रश्न भी पूछें तो आप 1 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगाओगे आंसर देने में। बिल्कुल बहुत अच्छे कैसे तैयारी कर रखी है आपने, इसी तरीके से इस तैयारी को आप अच्छे से करते हुए चलें, क्योंकि इसके जस्ट बाद अपन टेस्ट पेपरों का भी रखेंगे। वो टेस्ट पेपर किस तरीके से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे वो एक दिन पहले ही मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा उन चीजों को, फिर उसी तरीके से आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाए, जिससे कि आपने जो पढ़ा है वो लगे कि भाई कितना मैंने याद किया है। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते जाएं। बाकी कल के वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। ठीक है भाई।